बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जुमे वाले सेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं, लास्ट सेशन पे, और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जुमे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 60 पॉइंट के साथ, क्योंकि जुमेरात वाले सेशन में इंडेक्स की जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन 880 पॉइंट नीचे आई। तो उस हिसाब से पता था सबको कि जुमे वाले सेशन में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके बाद सिर्फ 105 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स का हाई था 1,56,519 पे। लो लेवल की बात करें तो 1781 पॉइंट की कमी के साथ लो लेवल 1,54,360 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग रही 1701 पॉइंट की कमी के साथ 1,54,439 पे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत कम थे। जुमेरात के सेशन के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन हाफ वॉल्यूम थे, क्योंकि जुमेरात वाले सेशन में जो वॉल्यूम थे वो 402 मिलियन के थे, और जुमे वाले सेशन में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में वो 241 मिलियन के थे। चूंकि देखिए बात इंडेक्स की हो रही है, मार्केट की हो रही है, तो जितने इंडेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि एक भाई का क्वेश्चन था इंडेक्स को लेके, मार्केट को लेके। तो लास्ट वीडियो जो बनाई थी जुमेरात वाले दिन, उसमें भी आपको बताया था कि इंडेक्स के पास जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो 1,53,600 का है, और उसके बाद 1,51,000 का, और 1,51,000 तक भी अगर देखें तो इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड ही होगा। वहां तक पॉजिटिव ट्रेंड कह लें, अपर ट्रेंड कह लें, एक ही बात है। क्वेश्चन आंसर सेशन में अब्दुल हई भाई का क्वेश्चन था कि वर्स कंडीशन में मार्केट कितने पॉइंट लूज कर सकती है। इंडेक्स को अगर देखें तो जुमेरात वाले सेशन में जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जो इंडेक्स की RSI है वो 78.25 है। तकरीबन 78 पे RSI मूव कर रही थी इंडेक्स की, जो कि ओवरबॉट थी। उसके बाद जुमे वाले सेशन में देखें तो इंडेक्स ने 1800 पॉइंट लूज तो किए, लेकिन साथ में आपकी जो RSI है वो कूल डाउन हो रही है। अब जो RSI है इंडेक्स की वो तकरीबन 68 के पास आ चुकी है। उसके बाद वर्स की अगर बात करें तो भाई का क्वेश्चन था कि वर्स कंडीशन में देखिए, वर्स अगर यहां पे आपका इंडेक्स जो है वो तकरीबन 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 पॉइंट भी लूज करता है तो उसको एक हम हेल्दी करेक्शन ही बोलेंगे। वर्स्ट सिचुएशन हम कहेंगे कि जब बहुत ज्यादा पैनिक आता है, जब कुछ चीजें डिप पे चली जाती है, मार्केट को जैसे पीछे था कि जैसे इंडेक्स हमारा खड़ा था 1,12,000 पे, 1,15,16 पे और 10,000 पॉइंट लूज कर गया था। उस हिसाब से अगर यहां पे देखें तो 10,000 पॉइंट लूज करना कोई पैनिक नहीं होगा। उसके बाद अगर इंडेक्स 1,51,000 से लेके 1,51,000 पे सपोर्ट लेता है और 1,51,000 से लेके 1,54,000 के दरमियान में कंसोलिडेट करता है तो यहां पे एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है, अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है इंडेक्स के लिए। और वहां पे जाके बहुत उम्मीद है कि आपकी जो RSI है वो कूल डाउन हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर सस्टेन कर जाता है वहां पे इंडेक्स तो फिर दोबारा रैली बन सकती है 1,58,000 से लेके 1,60,000 तक। और इस क्वेश्चन के नीचे जब भाई ने पूछा था कि वर्स्ट कंडीशन में हमारी जो इंडेक्स है वो कहां तक जा सकता है, तो नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि 1,47,000। तो मुझे नहीं लगता कि 1,47,000 भी बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन कोई हो सकती है। ये 1,47,000 तो ये सामने खड़ा है। हाँ, अगर आप 1,26 बोले या 1,29 बोले तो फिर कह सकते हैं जी हाँ वो पैनिक होगा या कोई बड़ा प्रेशर आएगा उसमें। तो 1,51 कह लें, 1,47 कह लें, ये नॉर्मल होगा। जुम्मे वाले सेशन के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो FNL में ट्रेड हुए तकरीबन 62 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो आगा, PASL, FFL, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, पेस, TBL, ASL और ट्रीट कॉर्पोरेशन। जुम्मे वाले सेशन की मार्केट समरी अगर देखें तो 476 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 180 कंपनियां एडवांस रहीं, 263 डिक्लाइनर रहीं और 33 कंपनियां अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर बात करें तो 4,45,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी 39,51 करोड़ और वॉल्यूम था 987 मिलियन का। जुमे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 4.77 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.59 की, कंपनीज ने सेल किया 0.05 का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया $1 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की बाइंग है सबसे ज्यादा तकरीबन $6 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 0.27 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेल किया तकरीबन $10 मिलियन का। उसके बाद NBFC की सेलिंग 0.03, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया $1 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $2 मिलियन का। स्टार्ट में आपको बैंक्स की बाइंग 4 मिलियन की नजर तो आई होगी, लेकिन उनकी जो बाइंग है 3.79 की वो सिर्फ डेट मार्केट में है। उसके बाद 0.66 का उन्होंने बाय किया सीमेंट सेक्टर में, और उसके बाद देखें तो 500,000 से थोड़ा सा कम फर्टिलाइजर सेक्टर को, और साथ में पावर जनरेशन को 0.42 का, और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उनकी बाइंग है 0.38 मिलियन की। सबसे ज्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की, और इंडिविजुअल्स ने सीमेंट सेक्टर को उठाया 2.64 का। उसके बाद देखें तो 1.12 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को,
0.79 का पावर जनरेशन को और 0.46 का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा सेलिंग डेट मार्केट में है, और उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा सेल किया सीमेंट सेक्टर को, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को। पीपीलीपी को अगर देखें तो कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा उठाया और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेल किया। बाकी भी कोई इदारा एज सच बाइंग करता हुआ नजर नहीं आता। उसके बाद मारी के बारे में क्वेश्चन था कि मारी को होल्ड करें या सेल करें। तो देखें, जब चीजें आपको प्रॉफिट देती हैं तो उनको सेल करना चाहिए। वैसे भी जो आपको वो सिग्नल दिए थे बना के मारी के एजुकेशनल स्विंग सिग्नल आपको दिए थे 25 अगस्त को, इसकी जो सपोर्ट बोली थी वो 622 की थी। अब मारी मूव कर रहा है, तकरीबन 700 को भी उसने टच किया। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि रेजिस्टेंस पे बेचा जाता है। रेजिस्टेंस आपको बताई थी 636 की, 642 की, 654 की और 665 की। उसके बाद देखें, जब एक ब्रेकआउट लेवल होता है या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल होता है, जैसे कि 665 की रेजिस्टेंस थी मारी के पास, जब वो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, जब उसने 675 आपको दिखाया, 690, 700 तक गया, तो इसमें देखें बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आपका स्टॉक एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो नीचे वाली जो रेजिस्टेंस होती है आपको उसका ट्रेलिंग स्टॉप लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 636, 642, 654 और 665 का टारगेट थे, रेजिस्टेंस थे। अगर मारी 665 तक चला जाता है तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप पिछले लेवल का जो पिछली रेजिस्टेंस थी 654 की, अब वो सपोर्ट बनेगी तो आप वहां पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे इस जगह पे मारी मूव कर रहा है तकरीबन 685 पे, 675 पे, तो इसका अगर सही ट्रेलिंग स्टॉप देखें तो 665, 660 का बनता है। तो जिन भाइयों ने आगे की मूव देखनी होती है, जिन्होंने पूरी राइड लेनी होती है, वो देखना चाहते हैं कि मारी 750 करता है नहीं करता, 800 करता है कि नहीं करता, फिर 2-2, 3-3 रुपए के स्टॉप लॉस नहीं लगाए जाते। तो जब मारी 690 पे मूव कर रहा था, 685 पे, 675 पे, तो आपका काम बनता है कि 660 का ट्रेलिंग स्टॉप उधर यूज करें। और बाकी कैसे प्रॉफिट बुक करना है वो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है आपका कोई भी स्टॉक, तो पिछली जो रेजिस्टेंस होती है वहां का ट्रेलिंग स्टॉप आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास भाई का, वो कहते हैं जी मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करूं, और साथ में बाइंग रेंज भी बता दें। स्टॉक के नाम उन्होंने लिए हैं जी MEBL, लक, PSO, PPL। तो पहले तो ये माइंड में रखें कि लॉन्ग टर्म 1-2 माह की नहीं होती। लॉन्ग टर्म जब वर्ड बोला जाता है तो उसका मतलब है 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट। और उसके साथ आप ये भी माइंड में रखें कि उन 5-10 सालों में जो उन स्टॉक का डिविडेंड आएगा वो दोबारा आप उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाएंगे, अपने पोर्टफोलियो में दोबारा उसको ऐड करते जाएंगे। तो उसके बाद अगर कोई आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो अगले 5-10 सालों में जो डिविडेंड आएगा वो भी आप कंपाउंडिंग के लिए उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे। जितना डिविडेंड आएगा वो आपने खाना नहीं आएगा, तो आपके बैंक अकाउंट में दोबारा आपने इन्वेस्ट करना है उसी स्टॉक में, जिस रेट पे वो चल रहा होगा उसी में दोबारा वो स्टॉक, वो शेयर जो है वो आपने और क्वांटिटी उतनी बाय कर लेनी है जितना डिविडेंड आपको मिलता है। तो इसको आप सही मानों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अब जिन स्टॉक्स का आपने जिक्र किया है इनमें से PPL, PSO तो पाकिस्तान बनने के वक्तों के दौर की हैं, तकरीबन जब पाकिस्तान बना था उसी दौर की चली आ रही है, 1950 की, 1951 की, उसी दौर की हैं ये कंपनियां। तो उसके बाद MEBL की बात करें तो इसको भी 25-30 साल हो चुके हैं। तो इन कंपनियों ने तमाम हालात देखे हैं, मार्शल लॉ देखे हैं, जमहूरियत देखी है, उसके बाद जंगें देखी हैं, लेकिन फिर भी सस्टेन किए हुए हैं। तो आप इनको सस्टेनेबल कंपनियां कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद एक चीज माइंड में रखें कि जब इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए करनी हो तो किसी भी प्राइस में वो चीज बाय की जा सकती है, फिर 1-1, 2-2 रुपए नहीं देखे जाते। लेकिन उसमें भी एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जैसे देखें PSO अब मूव कर रहा था कुछ दिन पहले 380 पे, 390 पे, करंट उसकी जो सिचुएशन है वो 325, 425 पे, 418 पे मूव कर रहा है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो सिर्फ ये माइंड में रखें कि अगर वो डे के चार्ट के ऊपर, डे के टाइम फ्रेम में वो अप साइड पे मूव कर रहा है, RSI उसकी ओवरबॉट के करीब है, तो 2-3 दिन रुक जाएं। माना कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन ये क्या ठीक नहीं है कि आप उसको 425 की बजाय 414 पे, 405 पे जाके पकड़ लें। तो चाहे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन फिर भी जब उसकी RSI अप हो, जब वो ओवरबॉट हो, तो उसे 2-3 दिन दिया करें, वो इंशाल्लाह आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। उसके बाद अताउर रहमान भाई का क्वेश्चन है केल के बारे में, के इलेक्ट्रिक के बारे में, कि इसके पास बैड न्यूज भी है, तो आगे का क्या प्लान है। तो आगे का प्लान आपको बता दिया था, जो भी ट्रेलिंग स्टॉप आपने लगाना था वो मैसेज किया था जिस दिन इसने मूव दी, और तकरीबन ये गया था 6 रुपए के करीब करीब।
तो उस दिन आपको बोला था कि क्या आपने करना है, इसका ट्रेलिंग स्टॉप का भी बोल दिया था कि यहाँ पे जहां पे आपकी बाइंग है वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए थे 5 रुपए 77 पैसे के, 6 रुपए 18 पैसे, 6 रुपए 40 पैसे। उसके बाद न्यूज की अगर बात करें तो वो शंघाई वाली न्यूज थी, इसकी शंघाई इलेक्ट्रिक की, जो वो इससे अलग हो चुके हैं। तो देखें उसका जो इम्पैक्ट आना था वो उसी दिन आ चुका जिस दिन वो न्यूज आई थी। अब खबर का इम्पैक्ट चाहे अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो उसी टाइम आ जाता है, 2 दिन 3 दिन बाद जाके इम्पैक्ट नहीं आते। आस्ता आस्ता इम्पैक्ट जो आता है वो रिजल्ट का आता है कि आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिजल्ट ठीक नहीं था, उसमें ईपीएस ठीक नहीं आई, कुछ आज गिरेगा और अगले क्वार्टर तक उसके पास तो चीज ही कोई नहीं स्टॉक के पास, तो ग्रेजुअली नीचे जाता जाता है। लेकिन न्यूज बेस पे कोई जो चीज होती है वो उसी का इम्पैक्ट न्यूज के साथ ही आ जाता है, 3-4 घंटे में कह ले या उसी दिन में कह ले। तो के इलेक्ट्रिक इंशाल्लाह जैसे पहले मूव कर रहा था, पहले भी इसको हमने जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल दिए थे वो टेक्निकल बेस पे दिए थे, ट्रेलिंग स्टॉप भी आपको बता दिया था। अब सपोर्ट की बात करें या आपने ऐड करने हैं अपनी मर्जी से या दोबारा इसको और मजीद बढ़ाना है आपने, तो वो उसकी जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी नीचे जाके 5 रुपए 22 पैसे, 5 रुपए 26 पैसे के नजदीक पहली सपोर्ट बनेगी, दूसरी जाके तकरीबन 5 रुपए 5 पैसे और 5 रुपए 3 पैसे वहां पे जाके, और उसके बाद नीचे 4 रुपए 92 पैसे की। तो ये लेवल नीचे के हो सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से इसमें अभी भी आपके वो जो कह सकते हैं जो पहले आपको सपोर्ट लेवल बताया था वहीं पे खड़ा है, तो यहीं पे भी आप अपना ट्रेलिंग लगाना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, जो भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी मुदस्सर भाई क्या वो पूछते हैं ईपीसीएल के बारे में, और साथ में उन्होंने लिखा है कि उनकी बाइंग है 47 रुपए की। तो साथ में वो पूछ रहे हैं कि मुझे इसका क्या करना चाहिए, स्विच करूं या निकल जाऊं इससे, सेल करूं, क्या करना चाहिए। तो देखें इस करंट रेट पे जहां पे ईपीसीएल अभी मूव कर रहा है तो ये रेंज बाउंड है 33 रुपए से लेके 34 रुपए के दरमियान में, और इसके नीचे आने की वजह भी इसके बैड रिजल्ट हैं जो कि पिछले 2 साल से आ रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो 2022 से लेके अब तक ये नीचे ही जा रहा है और बेरिश है। 2025 में भी देखें तो एक दफा इसने हाई लगाया था यहाँ पे 40 रुपए और 85 पैसे का, उसके बाद फिर नीचे, और दोबारा उठने के वहां तक जाने के चांसेस, यानी कि आपने 47 रुपए का बाय किया हुआ है तो कोई मौजूदा ही है, या तो कोई अच्छी किसी और नई तरफ कंपनी इन्वेस्ट करे या इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, साथ में वॉल्यूम ये जनरेट करता है, तो फिर उम्मीद है कि आपके 47 करके दिखा सकता है, अदरवाइज तो उम्मीद नजर नहीं आती। आपने इसको स्विच करना है तो पर्सनल मैसेज करें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखें तो जियाद अहमद भाई क्या वो कहते हैं जी कि एनएटीएफ, हीनो और सिमेट्री के बारे में बताएं। तो पहले एनएटीएफ पे बात करते हैं। नेशनल फूड की अगर इमीडिएट सपोर्ट आप देखें तो वो 340 और 320 के करीब बनती है। ये उस दिन भी मैंने बोला था क्वेश्चन आंसर में नहीं, बल्कि जब रिजल्ट आया था एनएटीएफ का और ये नीचे जा रहा था, उस दिन वीडियो जो रात को बनाई थी उसमें आपको बताया था कि 340 वाला जो जोन है वो इसका सपोर्ट जोन है। नेशनल फूड की अगर टेक्निकली बात करें तो ओवरली चार्ट के ऊपर और 3 आवर्स के चार्ट के ऊपर ये ओवरसोल्ड है, और डेली के चार्ट पे देखिए तो ओवरसोल्ड के करीब है। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मीडियम टर्म में बेरिश है और शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक भी कर सकता है। अगर ये 320 को तोड़ता है तो फिर 300 तक भी जा सकता है नीचे। तो उसको देखते हुए जो आपके पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट इसके पास है 340 की पहली, उसके बाद 332 की और उसके बाद 320 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 345 पे, 350 पे और उसके ऊपर 360 पे। हीनो का ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो बेरिश है और जुलाई में हाई बनाने के बाद से मुसलसल ये बेरिश ही है। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो ओवरसोल्ड जोन में दाखिल हो चुका है। अगर ये 501 को होल्ड करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो बाउंस बैक कर सकता है, नहीं तो फिर ये नीचे जा सकता है 478 463 के करीब। इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहली सपोर्ट तो यहीं पे है 511 की क्या लें, 512 की क्या लें, यही इसकी पहली सपोर्ट बनती है। उससे नीचे 501 की और उससे नीचे 489 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 522 पे, दूसरी 528 पे और तीसरी 538 पे। उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री ने अच्छे वॉल्यूम के साथ करंट ब्रेकआउट दिया था जो कि 15 रुपए 60 पैसे की रेजिस्टेंस के बाद था। अब ये दोबारा अपनी उसी रेजिस्टेंस को 15 रुपए 60 पैसे वाली उसको रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि उसी को ये सपोर्ट मान के चलेगा। तो अगर अच्छी एंट्री कह लें या अच्छी सपोर्ट कह लें तो 15 रुपए 60 पैसे पे, उससे नीचे 15 रुपए 18 पैसे और उससे नीचे 14 रुपए 77 पैसे। रेजिस्टेंस की बात करें, प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो वो 16 रुपए 30 पैसे पे पहली, दूसरी 16 रुपए 60 पैसे पे और उसके बाद 18 रुपए 40 पैसे पे।
उसके बाद अनीस मेमन भाई हैं कराची से, वो पूछते हैं कि एक्साइड बैटरी ने थोड़ी सी मूव दी थी, उसके बाद फिर ठंडा यख होके बैठ गया, तो कब ये रॉकेट बन सकता है? तो एक्साइड बैटरी को अगर देखें तो एक्साइड बैटरी ओवरसोल्ड पे मूव कर रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो तमाम चीजों को कुल मिला के भी देखें तो इसको अब मूव देनी चाहिए। उसके बाद करंट सिनेरियो में अगर देखें तो इंडेक्स की जो प्रेशर है, इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर है, उस प्रेशर को देख के एक्साइड भी प्रेशर ले रहा है। और एक चीज आपको पहले भी बताई थी कि जितने मर्जी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, जितने मर्जी ब्लू चिप हो, येलो चिप हो, ग्रीन चिप हो, जब इंडेक्स में पैनिक आएगा तो कोई चीज भी नहीं बचेगी। जिसके पास, फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे पास एक साइड पड़ा हुआ है, तो मेरी मर्जी है मैं जहां पे मर्जी उसको सेल करूं। मैं पैनिक, वो तो डिपेंड करता है कि मैं कितना पैनिक हूं। मुझे अगर लगता है कि इंडेक्स ने चला जाना 1,20,000 पे, 1,30,000 पे, अब मेरे पास एक साइड बैटरी पड़ा हुआ है 900 रुपए का खरीदा हुआ, तो मैं उसको पैनिक में चाहे 700 पे सेल करूं, चाहे 650 पे सेल करूं, वो तो मेरी मर्जी है ना। तो मैटर नहीं करता कि कितना मजबूत आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। मैटर करता है कि वो किस बंदे के पास पड़े हुए हैं, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कितना पैनिक होता है। जब पैनिक सेलिंग आएगी तो अल्टीमेटली आपका जो स्टॉक है वो नीचे ही जाएगा। उसके बाद अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो आपका जो एक्साइड बैटरी है, ये जब इसकी RSI 30 से नीचे जाती है तो वहां से ये बाउंस बैक करता है। तो अब भी इसकी उम्मीद है, फुल चांसेस हैं इसके बाउंस बैक करने के। और अगर यहां से नीचे जाता है तो नीचे की सपोर्ट इसके पास है 692 की। उसके बाद अगला क्वेश्चन ATRL के बारे में है कि ATRL किस लेवल पे बाय करना चाहिए। तो देखिए बाय सेल, वही बात फिर कि बाय सेल हम नहीं बताते, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकते हैं और वहां पे आप अपनी मर्जी से एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। तो ATRL काफी देर से देखें साइडवेज है, रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन फेज में है, तो इसको देख के लग रहा है कि इसके सिग्नल बनाने चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको मंडे तक इसके एजुकेशनल सिग्नल बना के देंगे। उसके बाद मुदस्सर भाई ने पूछा है DFML के बारे में। तो DFML देखें नॉन शरी है, उनकी बाइंग है 53 पे, ये मूव कर रहा है 35 पे। तो अगर आपको इससे निकलना है, किसी शरिया स्टॉक में आपने शिफ्ट करना है इसको, तो पर्सनल मैसेज करें, उम्मीद है इंशाल्लाह कोई अच्छा स्टॉक आपको बताएंगे जिसको लेके आप चल सकेंगे, या फिर कोई और स्ट्रेटजी आपको बता देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, कोई 2 स्टॉक बता दें 1 मंथ तक होल्ड करूं और फायदा दे मुझे, और उनके बाइंग एंड सेल लेवल बताएं। तो देखिए जितने भी एजुकेशनल स्विंग सिग्नल आपको देते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बताई जाती हैं वो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के बताई जाती हैं कि आप कहां पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहां पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कहां पे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो जो भी सिग्नल आपको दे रहे हैं आप उन पे अमल करें, उन्हीं को देख के चलें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी कि बैंक्स एंड सीमेंट कब मूव देना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ अब्दुल रहमान भाई ने क्वेश्चन किया है। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जितने भी प्रीमियम वाले भाई हैं सब काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। अब देखें बैंक्स और सीमेंट बेचारे कितना चलेंगे, बच्चे की जान लेंगे आप। सीमेंट सेक्टर तो, और देखें अभी रिसेंट कितना चला, पहले बैंकिंग सेक्टर ने खूब अन्नी पाई हुई थी, और अब रिसेंट ये जो पीछे 1 वीक गुजरा इसमें तो सीमेंट ने अन्नी पा के रखी हुई थी। तो कहां चलेंगे आप, तो चल चल के मेरे ख्याल से धुएं निकल गए उनके। अब तो नीचे आना बनता है, उनका करेक्शन लेनी बनती है, और मूव देना तो नजर नहीं आता। और जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बैठ के, तो डॉक्टर साहब ने ये क्वेश्चन देखा, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी तरफ से बोल देना कि गंडेरी को कितना और चूसेंगे आप, सारा रस तो आपने निकाल लिया, उसमें से फोक बचता है, अब इसका क्या करना है आपने। तो बहुत चले हैं दोनों सेक्टर, अब अगर नीचे जाते हैं तो फिर पता चलेगा कहां पे इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। उसके बाद फैसल भाई का अगला क्वेश्चन है कि 3 शेयर बता दें लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म की सारी डेफिनेशन पीछे बता चुके, उसके लिए आप ब्लू चिप स्टॉक, अच्छे स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक कहीं भी बाय कर सकते हैं। वो पीछे चीजें गुजर चुकी हैं और उनमें स्टॉक भी थे, PPL, PSO, MEBL, लक और बाकी जो भी हैं, उनमें आप किसी में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो फहद इस्माइल भाई का, वो पूछते हैं SITC के बारे में, सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, कि इसकी जो करंट प्राइस है वो 985 रुपए है, और जिस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, क्या फंडामेंटल को देखते हुए ये प्राइस इसकी बनती है या ये इस प्राइस पे लेना ठीक होगा। तो मैंने ये देखा है कि जो भी स्टॉक 1-2 कैप लगाता है अवाम के कान खड़े कर देता है। कहां इसकी औकात थी 600 रुपए वाली, इसने 1 कैप लगाया, 2, 3, उसके ऊपर चौथा जाके तकरीबन बन रहा है। तो जब ऐसे कुछ स्टॉक मूव करते हैं तो अवाम के कान बड़े उस तरफ खड़े होते हैं, वो इन वेखो है क्यों जान रहे आते। साथ में ये भी देख लिया करें कि उसको कैप लगते क्यों है, अच्छा रिजल्ट उसका आया है या उसके पास कोई मटीरियल इन्फॉर्मेशन है या कुछ उस सेक्टर के पास अच्छी खबर है। सिर्फ कैप कर जाना, 2 कैप लगा देने, ये काफी नहीं होता।
अब अगर सतारा की बात करें तो सतारा का जो पिछला रिजल्ट था वो ठीक आया था। बुक वैल्यू अगर इसकी देखें तो 866 रुपए के करीब है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो 1.14 है जो कि रीजनेबल है। डेट टू इक्विटी अगर देखें तो वो 16.26 है जो कि हाई है। डिविडेंड यील्ड इसकी देखें तो वो सिर्फ 1.6% है जो कि इंतहाई कम आप उसको कह सकते हैं। कैश फ्लो पर शेयर देखें तो सिर्फ 24 रुपए है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप कहें, इन सब फंडामेंटल को देखते हुए कहें कि ये स्टॉक 985 रुपए का है तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। और उसके बाद देखें जो इसकी जो अभी अभी रैली बनी थी वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन और लिक्विडिटी बेस्ड थी। जाने को तो ये चांद पे भी जा सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखें तो इसमें जो एंट्री बनती है अच्छी वो 878 रुपए से लेके 832 तक बनती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी एमएलसीएफ के बारे में। और एमएलसीएफ क्योंकि सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है तो भाई ने पीछे सवाल किया था सीमेंट को लेके, तो देख लें आप सिर्फ एमएलसीएफ को देख लें कहां से ये चलना स्टार्ट हुआ, कहां 59 का बल्कि 40 रुपए का, 37-40 का मुझे पता है अच्छी ट्रेड करवाया करता था ये, 40 से 39, 43, 44। अभी सीमेंट सेक्टर इतना चला है कि ये देखे जाके 114, 115 इसने लगा दिया, और कितना सीमेंट सेक्टर चले बेचारा। तो अभी जहां से आपका एमएलसीएफ रेजिस्टेंस लेके आया है वो तकरीबन 113, 114 का लेवल था जो कि ऑल टाइम हाई था। तो ऑल टाइम हाई से इसने पुल बैक लिया है और अभी आप कह सकते हैं कि ये करेक्शन फेज में है। बिलो 99 अगर बात करें तो डीप करेक्शन इसमें आ सकती है। सो अगर आप इसकी मीडियम टर्म की बात करें तो ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश है, और अगर ये 100 से बाउंस बैक करता है तो बुलिश ही रहेगा। लेकिन अगर 100 को ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट लेवल जो इसका होगा वो 96 रुपए और 30 पैसे या 35 पैसे का होगा, और उससे नीचे 92 रुपए का। रेजिस्टेंस की बात करें तो 106, 111, 114। एक नया सपोर्ट लेवल अगर इसमें ऐड करें तो 90 रुपए और 55 पैसे का नीचे सपोर्ट लेवल और आप ऐड कर सकते हैं। शफीकुर रहमान भाई का क्वेश्चन है एक्साइड, इमेज, हीनो के बारे में। उसके बाद नीचे विकास भाई का क्वेश्चन है दोबारा इमेज के बारे में। तो एक्साइड, हीनो के ऊपर बात हो चुकी, इमेज का दो भाइयों ने पूछा है, तो इमेज को देखें। इमेज की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम में ये न्यूट्रल जोन में है। ओवरली अगर देखें तो ओवरसोल्ड में दाखिल होने वाला है। उसके बाद अगर इसको देखें तो 2750 से लेके 2980 के दरमियान में ये रेंज बाउंड है। अक्यूमुलेशन जोन इसका हो सकता है 27 रुपए 30 पैसे से लेके 28 रुपए 20 पैसे तक। और प्रॉफिट टेकिंग की अगर बात करें तो वो हो सकती है 29 रुपए 80 पैसे से लेके 31 रुपए 20 पैसे तक। और अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ 32 को 32 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको एक नया हाई लगा के दिखा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मोहनलाल भाई का है एफसीईपीएल के बारे में। तो देखें एफसीईपीएल जो है अभी करेक्शन फेज में है। जो लास्ट रिजल्ट इसका आया था वो कुछ ठीक नहीं था। पिछली दफा इसने डिविडेंड तो दिया लेकिन इस दफा इसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया था। अपनी मेजर सपोर्ट को ये ब्रेक कर चुका है। तो अभी इसकी जो बाय का करने का उन्होंने पूछा है, तो बाय तो देखिए हम बताते नहीं, जो सपोर्ट लेवल बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें 83, 84 पे अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो ये रिस्क की एंट्री होगी बहुत। इसका जो लेवल है 81 से लेके 78 तक, उसको एंट्री के लिए अच्छा लेवल कंसीडर किया जा सकता है। और जैसे इंडेक्स की सिचुएशन है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको 82, 81, 78 तक मिल जाएगा। उसके बाद पूछा था मोहनलाल भाई ने कि ये 100 कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता, जब पहले 114 कर सकता है तो 100 भी कर सकता है। उसके बाद देखेंगे हम अगर ये इस इंडेक्स के प्रेशर में किसी अच्छे लेवल पे जाके खड़ा होता है तो इसके सिग्नल आपको बना के देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैसर भाई का। उन्होंने बाय किया है बीसीएल को 109 पे, घाटी को 159 पे और के इलेक्ट्रिक को 5 रुपए 35 पैसे पे। तो के इलेक्ट्रिक पे तो बात हो चुकी पहले। उसके बाद अगर देखें आप बीसीएल को, तो जब हमने बीसीएल के सिग्नल दिए थे तब इसका जो था टेक्निकल बड़े अच्छे थे, उस टाइम इसके फंडामेंटल भी ठीक थे। अब जो इसका लास्ट रिजल्ट आया वो बहुत ही बैड है। पहले इसकी जो इसकी ईपीएस थी वो तकरीबन 10 रुपए थी और अभी इसकी -2 रुपए। तो पहले जब ये अच्छे लेवल्स पे था, अपने तकरीबन 88 पे घूम रहा था, 90, 88, तो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताए थे, तब भाइयों ने 20, 40 रुपए इसमें प्रॉफिट बुक किया था। तो बैड रिजल्ट को देखते हुए इसके नीचे जाने के अभी चांसेस बाकी हैं। तो अभी जो इसके पास नीचे सपोर्ट थी 100 मूविंग एवरेज की, उसको भी इसने ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से ना दौड़ते हुए तीर को पकड़ना चाहिए और ना ही उड़ती हुई बस में सवारी करनी चाहिए। तो थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह जब लेवल पे आएगा तो हम खुद ही आपको बना के देंगे इसके स्विंग एजुकेशनल सिग्नल। उसके बाद भाई ने घाटी का बोला है, घाटी की इनकी बाइंग है 159 की।
तो 159 पे घाटी आपने पकड़ा है तो ये इसका हाई लेवल है, वहां पे तो एंट्री बनती नहीं थी। हाँ, आप कह सकते हैं 132 से लेके और उसके बाद नीचे 124 122 का जो लेवल होगा यहाँ पे तकरीबन, तो ये एक अच्छी दो सपोर्ट बनती थी, यहाँ पे घाटी में एंट्रियां ली जा सकती थी। और अभी भी ये देखें तो 132 से 138 के दरम्यान में मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सब्र करें, अगर 138 को ये सस्टेन करता है तो फिर 143 148 और उसके बाद तो आगे फिर आपके जो लेवल है वो आ ही जाने हैं। और फिर अगर ये मूव पकड़ गया तो उम्मीद है 170 178 तो कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी चौधरी काशिफ साहब का, वो कहते हैं कि लगता है कि इंडेक्स में करेक्शन स्टार्ट हो गई है, तो बाइंग सेलिंग कब करनी है या करनी है तो कैसे करनी है। तो देखें, जब इंडेक्स नीचे जा रहा हो तो आपको चाहिए कि अगर आपने बाइंग करनी है सपोर्ट लेवल्स पे करें और पिरामिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करें। पहले लेवल पे थोड़ा, दूसरे लेवल पे नीचे के लेवल पे ज्यादा, उसके नीचे लेवल पे उससे ज्यादा और उससे नीचे के लेवल पे उससे ज्यादा पकड़े। जब इंडेक्स आपका सस्टेन कर रहा होता है तो फिर आपको पैरेलल जो है वो बाइंग करनी चाहिए, पहले लेवल पे भी पूरी, दूसरे पे भी उतनी, तीसरे पे भी उतनी, सपोर्ट लेवल पे, चौथे सपोर्ट लेवल पे भी उतनी। तो अभी जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी मेरे ख्याल से पिरामिडिंग स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ये था जी आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं लेवल्स पे काम करने के लिए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे, वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।